हेलो बच्चों, होप यू ऑल आर गुड एंड हैविंग अ ग्रेट डे सो फार। माय नेम इज गौरव शर्मा एंड यू वेलकम हियर। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से नर्वस सिस्टम टॉपिक की। और इस नर्वस सिस्टम टॉपिक में हम लोग बात करेंगे 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की, जो पिछले बीते कुछ सालों में बोर्ड्स में बने हैं। और इस वीडियो से आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि इस टॉपिक्स में 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस किस तरह के बोर्ड्स में, आपके अपकमिंग बोर्ड्स में, अपकमिंग प्री बोर्ड्स में बन सकते हैं, किस तरह के सवाल। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए शुरुआत करेंगे हम लोग अपनी इस वीडियो की। पहला जो सवाल है बेटा, यहाँ पे पहला सवाल है जो कि 2018 में इस टॉपिक से 2 मार्क्स का पूछा गया है। सवाल है, नेम 1 गस्टेटरी रिसेप्टर एंड 1 ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। देखिए, गस्टेटरी रिसेप्टर की बात करें और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर की बात करें तो गस्टेटरी रिसेप्टर वो होता है जो आपको टेस्ट में पता लगाता है। जो टेस्ट आप कैसे पता लगाते हैं, टेस्ट आप फूड का पता लगाते हैं या किसी भी चीज़ का जब आप उसको टंग पे रखते हैं। और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो आपकी स्मेल में हेल्प करते हैं, जो आपके नोज़ में प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक फ्लो चार्ट गिवन है बेटा, और राइट ए and B in the given flow chart of neuron through which information travels as an electrical impulses। आप जानते हैं कि आपके जो न्यूरॉन्स होती है उसमें एक इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, राइट। सपोज आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया है और वो हॉट ऑब्जेक्ट टच करने पे आप अपना हाथ पीछे हटा देते हैं, या आपको फील होती है, या आपकी आंख में किसी ने लाइट मारी, टॉर्च मारी और आपने अपनी आंखें बंद कर ली। तो ऐसा कैसे हुआ? ये इन्फॉर्मेशन जो थी वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंची, और इसको बचाने में एक इंपॉर्टेंट टिश्यू ने, एक इंपॉर्टेंट सेल ने और एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस इस सेल और टिश्यू के बीच में हुई, या इस पूरे के पूरे मैकेनिज्म में हुई, वही आपकी वो न्यूरॉन जो है वो कराती है। जैसे कि यहाँ पे डेंड्राइट एक नाम लिखा हुआ है, जो कि आपकी न्यूरॉन्स जो होती हैं उनका एक पार्ट है। जब आप एक न्यूरॉन बनाते हैं, एक रफ न्यूरॉन बना लेते हैं हम यहाँ पे, तो आप देखते हैं कि यहाँ डेंड्राइट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं इस न्यूरॉन की सेल बॉडी के टिप के ऊपर। तो इन्हें हम डेंड्राइट्स का नाम देते हैं। ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे सेल बॉडी हो गई, और आगे एक लॉन्ग फाइबर हो गया जिसे हम एक्सॉन का नाम देते हैं। और उसके बाद यहाँ एंड में सिनेप्टिक एंड जो है वो, या सिनेप्टिक नोब जो है वो, या एक्सॉन एंड जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है जी, हमने एक रफ डायग्राम यहाँ पे बना लिया है। तो डेंड्राइट के बाद आपका ये एक सेल बॉडी आ गई, और इस सेल बॉडी के बाद जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे एक लॉन्ग एक्सॉन प्रेजेंट होता है, एक्सॉन फाइबर, और उसके बाद एंड ऑफ न्यूरॉन जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो वही आपको ए पार्ट और बी पार्ट के अंदर जो है यहाँ पे पूछा गया है। तो चलिए, पहला जो सवाल है वहाँ पे टेस्ट रिसेप्टर के लिए पूछा गया है। तो गस्टेटरी रिसेप्टर जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं टंग पे, जबकि जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? नोज पे। एक डिटेक्ट करता है स्मेल को और दूसरा डिटेक्ट करता है टेस्ट को। ऐसे ही अलग अलग रिसेप्टर्स आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में अपना काम करते हैं। और यहाँ पे आपका जो ए पार्ट हुआ उस न्यूरॉन में, वो हो गया सेल बॉडी, और दूसरा जो हो गया वो एक्सॉन हो गया। तो यहाँ जो ए पार्ट पूछा गया है वो ये हो गया, और जो बी पार्ट है आपका वो एक्सॉन हो गया। यही दोनों पार्ट्स आपसे इस क्वेश्चन में पूछे गए थे। आई होप ये आपको समझ आ गया हो। अगले सवाल की अगर बात करें तो अगला सवाल जो है 2013 में पूछा गया है, और सवाल है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स लाइक रिफ्लेक्स एक्शन और सिनेप्सिस। बच्चे, दोनों ही टर्म्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्स एक्शंस की अगर बात करूं अगर एक वर्ड में, तो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, इट्स अ रैपिड ऑटोनॉमिक रेस्पॉन्स। रैपिड ऑटोनॉमिक रेस्पॉन्स जो है आपको बहुत सी इंजरीज से आपकी बॉडी के अंदर जो होती हैं उनसे बचाने में अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे कि मैंने अभी भी बताया कि अगर आपने मान लीजिए किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया है तो आप क्या करेंगे? अगर ऑल ऑफ द सडन भी हुआ है या आपको बिना बताए भी हुआ है तो आप ऑब्वियस सी बात है कि आप अपने हाथ को उससे हटा लेंगे। तो दैट रिफ्लेक्स एक्शन जो है, रिफ्लेक्स एक्शन कि कोई भी स्टिमुलाई आपके पास आया है, चाहे वो हीट है, कोल्ड है, हॉटनेस है, व्हाटएवर, तो अगर आपके लाइट है, तो अगर आपके वो पास आया है जो स्टिमुलाई है और आपके रिसेप्टर्स ने उसका रेस्पॉन्ड किया, यही रिफ्लेक्स एक्शन होता है। सो रिफ्लेक्स एक्शन इज डिफाइंड एज अ स्पॉन्टेनियस, ऑटोमेटिक एंड मैकेनिकल रेस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई। स्टिमुलाई की अगर हम बात करें तो स्टिमुलाई यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स में से कुछ भी आप लोग जो हैं वो ले सकते हैं। स्टिमुलाई में जैसे हीट है, स्टिमुलाई में जैसे कोल्ड है,
स्टिमुलाई में जैसे लाइट है, सो यू कैन टेक एनी ऑफ एग्जाम्पल्स, ठीक है, एटसेट्रा। तो यहाँ पे आप स्टिमुलाई को कुछ भी ले सकते हैं। सो स्टिमुलाई विदाउट द विल ऑफ एन एनिमल। अब सोचिए आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे टच किया अचानक से और आपने बिना सोचे समझे हार्ट जो अपना हटा लिया, लाइक दिस, तो दैट इज एन स्टिमुलाई, और उसका रिस्पॉन्स करना। इन सच एक्शंस देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ब्रेन। ध्यान रखिएगा, ज्यादातर जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं उनमें ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, बट आई रिपीट, ऐसे भी रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं जिनमें ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट होती है। जहां ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ऐसे रिफ्लेक्स एक्शंस को हम स्पाइनल कॉर्ड से जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है उनका नाम देते हैं। ऑल रिफ्लेक्स एक्शंस आर कन्वेड थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड बाय अ पाथ कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। लेकिन यहाँ पे अभी आप इस लेवल पे इतना पढ़ेंगे कि लगभग सभी जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं उसमें स्पाइनल कॉर्ड की बात होती है, क्योंकि यहाँ आपको इस लेवल पे क्लास 10th में वो ब्रेन से होने वाले रिफ्लेक्स एक्शंस के बारे में नहीं बताया जाता, क्योंकि अभी आपके लेवल पे वो चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस हैं। तो आप उनको हायर क्लासेस में डिफ्रेंशिएट करके डेफिनेटली पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको इतना ही ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा। दूसरा जो पॉइंट पूछा गया यहाँ पे सिनेप्सिस के बारे में पूछा गया है। सिनेप्सिस एक माइक्रोस्कोपिक गैप होता है अ पेयर ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन, राइट। दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है उसे हम सिनेप्स का नाम देते हैं, उसे हम सिनेप्स का नाम देते हैं। तो गैप बिटवीन, एक माइक्रोस्कोपिक गैप ओवर विच नर्व इम्पल्सेस पास व्हेन गोइंग फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट इट्स कॉल्ड सिनेप्सिस। तो सिनेप्स वही है कि जब एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में मैसेज जो है वो पास हो रहा है, तो वहाँ पे एक दोनों न्यूरॉन के बीच में एक छोटा सा गैप होता है जिसे हम सिनेप्स का नाम देते हैं। यही डेफिनेशन आप लोगों से यहाँ पे पूछी गई थी। अगला जो सवाल है वो 2015 में पूछा गया है और सवाल है नेम द सिस्टम विच फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। Mention two types of nerves it consists of along with their organs of origin. Those name system which facilitate communication, जो facilitate कर रहा है communication को कहाँ पे, between nervous central nervous system and the other parts of the body। ये कौन से सिस्टम है? जैसे कि अभी हमने बात की थी कि दो टाइप के जो सिस्टम होते हैं जो फैसिलिटेशन में हेल्प करता है, एक होता है क्रैनियल नर्व्स, राइट। तो ध्यान रखिएगा बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम और अदर पार्ट्स के बीच में एक होती है क्रैनियल नर्व्स। क्रैनियल नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो ब्रेन से अराइज होती हैं, जबकि स्पाइनल नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं, ठीक है। नंबर 1, क्रैनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम द ब्रेन एंड स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी या थ्रू आउट द हेड, नॉट द बॉडी, थ्रू आउट द हेड। Whereas spinal nerves arise from the spinal cord along most of the length of the spinal cord and is spread throughout the body except the head। भाई दो रास्ते जा रहे हैं, आपको ऐसे समझना है। वो दो रास्ते जो हैं, एक वो है जो आपके ब्रेन से निकल के ब्रेन की तरफ ही जा रहे हैं, एक वो नर्व्स हैं जो आपके ब्रेन से निकल के ब्रेन की तरफ ही जा रहे हैं, जबकि दूसरे रास्ते में क्या हो रहा है, दूसरे रास्ते में ये स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए आपके बॉडी के सभी पार्ट्स के अंदर जा रहे हैं, चाहे वो आपका हैंड्स हो, चाहे वो आपके लोअर बॉडी हो, लेकिन आपका ऊपर की तरफ वो रास्ता नहीं जा रहा, राइट। तो यानी कि ये नर्व्स जो अराइज होती हैं, क्रैनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम द ब्रेन, whereas the spinal cord या स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फॉर योर नॉलेज, कि ये जो स्पाइनल और ये जो क्रैनियल नर्व्स होती हैं, ये क्रैनियल नर्व्स प्लस स्पाइनल नर्व्स मिलके आगे जाके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाती है। किसे बनाती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। तो ये दो पार्ट्स आपको याद रखने हैं कि ब्रेन से जो नर्व्स निकली वो ब्रेन में ही फैल गई, और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकली वो पूरी बॉडी में चले गई एक्सेप्ट दी हेड रीजन। चलिए अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे। राइट 3 मेन फंक्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी में ये जो स्पेशलाइज्ड सिस्टम है जिसे हम नर्वस सिस्टम बोल रहे हैं, जिसमें जो सेल, नर्व सेल या न्यूरॉन जो है अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसके 3 मेजर फंक्शन, वो इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहला अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी की जितनी भी जो एक्टिविटीज हैं, मैक्सिमम लगभग सभी, उन्हें कोऑर्डिनेट करने में ये न्यूरॉन्स जो होती हैं या ये जो नर्वस टिश्यू होता है वो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
हेल्प्स ऑल अदर सिस्टम्स ऑफ द बॉडी टू वर्क टुगेदर। ये बाकी बॉडी के सभी पार्ट्स को एक साथ काम करके या एक साथ काम करते हुए चलते हुए अपना रोल प्ले कराता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें कि हमारा हाथ जो है वो यहाँ से चीज़ों को पिक करता है और यहाँ से उठा लेता है, उसने उठाया और यहाँ पे होल्ड कर लिया, उठाया और यहाँ पे होल्ड कर लिया, तो ये एक नर्वस टिश्यू ही अपना काम इस तरह से कर सकता है दूसरे सिस्टम्स के साथ मिलके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोड पर चल रहे हैं और चलते चलते अचानक से आपके पैर में कांटा चुभता है या कुछ पत्थर चुभता है, व्हाटएवर, तो आप क्या करेंगे? आप अपने पैर को वहाँ से हटाएंगे, लेकिन पैर में क्या है? पैर में तो मसल्स हैं, तो मैसेज कहीं ना कहीं पहुँचा उन मसल्स के पास और आपने अपने पैर को वहाँ से हटा लिया, राइट? तो हेल्प्स टू ऑल अदर सिस्टम ऑफ द बॉडी टू वर्क टुगेदर। द नर्वस सिस्टम रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस सराउंडिंग्स, प्रोसेस इट, इंटरप्रेट इट एंड देन रेस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। दैट पॉइंट इज वेरी गुड। क्या करता है ये? नर्वस सिस्टम रिसीव करता है इंफॉर्मेशंस को आपके सराउंडिंग से। अब चाहे वो लाइट की हो, चाहे वो आपकी हीट हो, चाहे वो आपका कोल्ड हो, व्हाटएवर, चाहे वो साउंड हो, आपको पता लग जाता है कि आपकी मदर ने आपको बुलाया है, आपकी मदर आपको आपके नाम से बुलाती हैं, तो आपको सुनाई देता है। क्यों? बिकॉज वहाँ पे आपके स्पेशलाइज्ड जो रिसेप्टर्स हैं वो प्रेजेंट हैं और जो रिसेप्टर ने आपके ब्रेन को मैसेज भेजा कि ये आपकी मम्मी की आवाज़ है और उन्होंने आपको बुलाया है और आपने उनका रेस्पॉन्ड किया, यस आई एम कमिंग। सो नर्वस सिस्टम रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग, प्रोसेस इट, इंटरप्रेट इट एंड देन रेस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। यही तो होता है सारा दिन। आप हर रोज लगभग ऐसा ही करते हो कि आप उसको प्रोसेस करते हो, आप उसको इंटरप्रेट करते हो एंड देन आप उसका रेस्पॉन्ड करते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं इस नर्वस सिस्टम के बच्चों। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की, जो कि 2020 में पूछा गया है। सवाल है, व्हाई इज केमिकल कम्युनिकेशन बेटर देन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स इन अ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म? केमिकल कम्युनिकेशन क्यों बेहतर है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस से एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? देखिए, कई जगह हमारी बॉडी में हार्मोन्स अपना रोल प्ले करते हैं, तो यहाँ जो केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात की गई है वहाँ पे हार्मोन्स के बारे में बात की गई है बेसिकली, क्योंकि हार्मोन्स जाके आपके ब्लड के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर मिल जाते हैं और फिर अपना इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है या स्पेसिफिक फंक्शन जो है उसकी शुरुआत करते हैं। चलिए बात करते हैं। नर्व इम्पल्सेस कैन रीच ओनली दोज सेल्स विच आर कनेक्टेड बाय द नर्वस टिश्यू। ये सिर्फ वही काम करेंगी जहां जिस स्पेसिफिक पार्ट में नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होंगे। सेल्स कैन नॉट कॉन्टिन्यूसली जनरेट एंड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस। ये सेल्स लगातार या कॉन्टिन्यूसली नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट या जनरेट नहीं कर सकती। Thus, most multicellular organisms use chemical coordination as means of communication between cells. तो ज़्यादातर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक केमिकल कोऑर्डिनेशन को प्रेफर करते हैं, राइट? या उनकी बॉडी में ये केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो होता है, जिसमें आप अलग अलग ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं या जिसमें आप एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में या एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में अपनी बॉडी के पढ़ते हैं और वहाँ वेरियस टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं और वो वेरियस टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स अलग अलग हार्मोन्स को बॉडी के अंदर रिसीव करती है या सिंथेसिस करती है उसका, और वो सभी अपना अलग अलग फंक्शन प्ले करते हैं। शुरुआत करते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट को समझने की। 2019 में जो सवाल है ये पूछा गया है और सवाल है यहाँ पे कि ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच अकर when a bright light is focused on your eyes। अगर कोई ब्राइट लाइट आपके आईज में जाती है तो आपको ये इवेंट बताना है कि क्या क्या होगा। ऑब्वियस ही बात है, आप सोच के देखिए कि अगर आपके सामने मैं हूँ और आपकी आंखों में टॉर्च मार दूँ तो आपको क्या करेंगे? डेफिनेटली यू विल क्लोज योर आइज, और तो कोई ऑप्शन नहीं हो, और शायद नेचुरली वो हो भी जाए। या मैं आपको एक तेज धूप में खड़ा करके बोलूँ कि देखो ज़रा सनलाइट की तरफ, तो ऑब्वियस ही बात है आपकी लाइट आंखें जो है वो बंद होनी है। तो वही एक सीक्वेंस जो है यहाँ पे पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारी आईज में रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होती हैं
और ये जो रिसेप्टर सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन। जो सेंसरी न्यूरॉन होती हैं वो मैसेज को लेती हैं, सेंस करती हैं और वही आगे मैसेज को भेजती हैं या तो ब्रेन या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपकी प्रेजेंट होती है जो रिले न्यूरॉन्स होती हैं बेसिकली यहाँ पे, और रिले न्यूरॉन से मैसेज जो है वो आगे आपकी मोटर न्यूरॉन की तरफ पहुँचता है। आपकी 3 टाइप की न्यूरॉन्स होती हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। एक होती है सेंसरी न्यूरॉन्स, एक होती है सेंसरी न्यूरॉन्स, एक होती है रिले न्यूरॉन्स, और एक होती है मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, ये 3 टाइप की न्यूरॉन्स जो हैं ये हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ से जब हम बात करते हैं कि ये ब्रेन से मोटर रिले न्यूरॉन्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रिले न्यूरॉन्स होती हैं, वहाँ सेंसरी न्यूरॉन ने उनको मैसेज भेजा, वहाँ से मोटर न्यूरॉन में गया और मोटर से आपकी आई मसल्स के अंदर गया और आपकी आई जो है वो क्या हो जाती है, या आईलिड जो है वो ब्लिंक हो जाती हैं या क्लोज हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। और प्यूपिल जो है, प्यूपिल आपका साइज जो है वो छोटा बड़ा करता है, प्यूपिल का साइज जो है वो इंक्रीज होता है, रिड्यूस होता है डिपेंडिंग अपॉन द लाइट विच आर कमिंग फ्रॉम द सराउंडिंग, उसके ऊपर। ये बात आप सभी अच्छे से जानते हैं। तो ये एक फ्लो चार्ट जो है यहाँ पे पूछा गया है और ये इस तरह के सवाल बच्चों बनते हैं अक्सर, ध्यान रखिएगा इस फ्लो चार्ट के ऊपर। अगला सवाल जो है 2012 का है और सवाल है नेम द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कंट्रोल्स वॉलंटरी एक्शंस, इनवॉलंटरी एक्शंस। अलग अलग टाइप्स के आपके, चाहे वो मिड ब्रेन हो, फोर ब्रेन हो और हाइंड ब्रेन हो, अलग अलग फंक्शन अपना प्ले कर रहे हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस का यहाँ पे सिग्निफिकेंस पूछा गया है। एंड नेम द कंपोनेंट्स ऑफ दिस नर्वस सिस्टम एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द ओरिजिन ऑफ द टू। अब सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं कि यहाँ जो वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, जितने भी जो वॉलंटरी एक्शंस होते हैं ऑफ द बॉडी आर कोऑर्डिनेटेड बाय द सेरिबेलम, या आपकी बॉडी का बैलेंसिंग बनाना भी हो वो भी एक सेरिबेलम जो है आपके ब्रेन का पार्ट अपना रोल प्ले करता है उसके अंदर। उसके अलावा अगर हम बात करें इनवॉलंटरी एक्शंस के बारे में, सो दीज आर कंट्रोल्ड बाय द मेड्यूला ऑब्लंगेटा, मेड्यूला जो है उसमें अपना रोल प्ले करता है। बात रही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज एक्सटेंडेड बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द बॉडी पार्ट्स। आपके बॉडी पार्ट्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच में फैला हुआ है। द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज फैसिलिटेटेड बाय द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ऑन द बेसिस ऑफ देयर origin it is divided into the 2 types of nerves। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 टाइप की नर्व्स जो है वो आती हैं और ये आपकी बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बॉडी के अदर पार्ट्स के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है। 2 टाइप की नर्व्स की जो हम बात करें तो एक आती हैं क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन से अराइज होती हैं और ब्रेन में ही फैलती हैं, और दूसरी आती हैं स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल के आपकी बॉडी के अदर पार्ट्स तक पहुंचती हैं। तो यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है हमारे पास, एक टेबल बनी हुई है। सो क्रेनियल नर्व्स एंड द स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स, दीज नर्व्स एक्सटेंड बिटवीन द ब्रेन एंड द पार्ट्स ऑफ द हेड एक्सेप्ट द 10th cranial nerves which extends up to the abdomen। आपके इस क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर होते हैं बच्चों। ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है आपकी, लेकिन नॉलेज के लिए इसको जानिए। थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, एनसीईआरटी में आपकी ये मेंशन नहीं है, लेकिन आप नॉलेज के लिए इसको समझते हैं कि 12 पेयर होते हैं जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं। ठीक है, 12 पेयर नंबर्स बताए गए हैं यहाँ पे, 12 पेयर होते हैं। रेप्टाइल्स में भी इतने होते हैं, एप्स में भी इतने होते हैं और मैमल्स में भी इतने होते हैं। मैमल्स यानी कि जो हम सभी हैं। तो यहाँ पे 10th क्रेनियल नर्व जो होती है उसे छोड़ के सारी वो एब्डोमेन में आ रही है, लेकिन बाकी सारी जो है वो हेड रीजन में फैली होती है। स्पाइनल नर्व्स की अगर बात करें तो ये 31 पेयर होते हैं, इनके टोटल 31 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। एंड दीज नर्व्स एक्सटेंड्स बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड द बॉडी पार्ट्स, ये एक्सटेंड करती है स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी पार्ट्स की तरफ, जो कि अभी हम बात भी कर रहे थे। एक्सटेंशन की बात करें तो बिटवीन ब्रेन एंड द बॉडी पार्ट्स, एंड ये जो स्पाइनल कॉर्ड्स होती हैं बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड्स एंड द बॉडी अदर बॉडी पार्ट्स, या ब्रेन पार्ट्स होना चाहिए। नेचर जो होता है इनका, देर में भी सेंसरी और मोटर हो सकती हैं या मिक्स्ड भी हो सकती हैं, मिक्स्ड ग्लैंड भी होती हैं। ये हमेशा मिक्स्ड होती हैं, मतलब इसमें रिले भी हैं, इसमें मोटर भी हैं, इसमें सेंसरी भी हैं, ये अलग अलग टाइप की होती हैं, राइट।
तो ये मतलब इसमें सिर्फ मिक्स्ड होती है, सभी तरह की होती है। तो ये चीज़ आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों, तो उतना ज़्यादा इसको लोड लेके नहीं पढ़ना, मैं बोल रहा हूँ आपको। तो इसको सिर्फ नॉलेज के लिए आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा लोड उसके ऊपर नहीं देना। ये सवाल आप लोग ये नहीं पूछा जाता, बहुत रेयरली पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, ध्यान रखना 10 में से एक बार। 2015 में अगला सवाल आया है, स्टेट द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में रिसेप्टर का क्या फंक्शन है? थिंक ऑफ एनी 3 सिचुएशंस वेयर रिसेप्टर्स इन द बॉडी डू नॉट वर्क प्रॉपरली। मेंशन द प्रॉब्लम्स विच आर लाइकली टू अराइज। ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हमें बतानी है जहां पे रिसेप्टर्स ने अपना रोल प्ले नहीं कर पाए, और सबसे पहले हमें रिसेप्टर्स का फंक्शन बताना है। सो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल स्किन हो, आईज हो, नोज हो, टंग हो, एक्सेट्रा। रिसेप्टर्स आपके बॉडी के लगभग सभी पार्ट में प्रेजेंट हैं। बढ़िया बढ़िया खाना बन रहा हो तो आपको उसकी फ्रेग्रेंस आने लगती है। बढ़िया बढ़िया खाना जब आप खाते हैं तो आपको उसका टेस्ट आने लगता है। जब आप सराउंडिंग में ठंडा हो, गर्म हो, तो आप उसको फील कर पाते हैं। इज इट? यस। तो ये रिसेप्टर्स की वजह से ही हो पाया बच्चों, राइट? अ रिसेप्टर इज अ सेल in a sense organ which is sensitive to a particular type of stimulus such as light, sound, smell, taste, heat and pressure etc. आप इन सभी को पता कर पाते हैं just because of, या सभी को सेंस कर पाते हैं, इनको फील कर पाते हैं इस स्टिमुलाई को just with the help of the sensory neuron as well as receptors. The different sense organs contain receptor for detecting different stimuli. फॉर एग्जाम्पल आइज में आपके पास लाइट रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम फोटो रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। आपके ईयर्स में फोनो रिसेप्टर्स होते हैं जो आपको सुनने में हेल्प करते हैं। आपकी जो नोज होती है उसके अंदर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं जो आपको स्मेल को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। आपके टंग पे गस्टेटरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं विच डिटेक्ट द टेस्ट ऑफ द फूड, बढ़िया बढ़िया खाना। स्किन रिसेप्टर्स जिसे हम थर्मो रिसेप्टर्स के नाम से जानते हैं, जो टच में, प्रेशर में, राइट, हॉटनेस में, कोल्डनेस का पता लगाने में अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स अपना अलग अलग काम जो है बच्चों वो करते हैं। सिचुएशन पूछी गई थी जब रिसेप्टर्स काम ना करें तब क्या होगा, या रिसेप्टर रिस्पॉन्ड ना करे तब क्या होगा। व्हेन रिसेप्टर्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली then environmental stimuli are not able to create nerve impulses and the body does not respond. अगर आपके ये जो रिसेप्टर्स हैं अगर ये ठीक तरह से प्रॉपरली फंक्शन ना करें तो शायद हम अपने आसपास जो सराउंडिंग में हमारे जो स्टिमुलाई आ रहे हैं हमारी बॉडी उसका रिस्पॉन्ड करेगी नहीं। देयर इज अ लॉट्स ऑफ एग्जांपल, वन बाय वन बात करते हैं और इसमें आपके डेली लाइफ में भी ऐसे होते हैं। व्हेन रिसेप्टर्स आर डैमेज्ड The external stimuli transferring signals to the brain are not felt. अगर आपके जो रिसेप्टर्स हैं वो किसी कारण से, एक्सीडेंट की वजह से या किसी XYZ रीजन की वजह से अगर वो डैमेज हो गए हैं तो ऐसे में आपके जो सिग्नल्स हैं जो पहुंचने चाहिए सही जगह वो नहीं पहुंच पाएंगे और हम स्टिमुलाई का पता भी नहीं लगा सकते। हम नहीं बता सकते कि वहाँ हॉटनेस है, कोल्डनेस है, लाइट है, व्हाटएवर, कुछ भी रीजन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जब हमें फीवर होता है, ड्यूरिंग फीवर taste buds do not work properly and as a result taste of the food eaten is not felt properly, thus enzyme secretion is also affected. ऐसा होता है जब हमारे फीवर होता है या जब हमें बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है तब हमारे रिसेप्टर्स ठीक तरह से फंक्शन नहीं कर पाते और हम उस फूड का आनंद भी नहीं उठा पाते क्योंकि हमें टेस्ट ही नहीं आता, राइट? और इस वजह से एंजाइम्स भी ठीक तरह से काम नहीं कर पाते। When a person is suffering from a cold, same example, the nostrils are filled with mucus. जब nostrils के अंदर mucus filled हो जाता है तो ऐसे में जो smell होती है surrounding की that is not felt properly. This is due to the interruption in reacting to the sense of smell by the olfactory receptors. तो ऐसे में जब आपकी cold होता है, अभी excessive cold जब होता है तो आप टेस्ट का क्यों पता नहीं लगा पाते, बिकॉज वहाँ पे आपके जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं जो आपकी नोज में प्रेजेंट होते हैं वो गस्टेटरी रिसेप्टर्स को भी ठीक तरह से काम नहीं करने देते। उसके अलावा व्हेन स्किन रिसेप्टर्स आर डैमेज्ड एंड वी एक्सीडेंटली टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, किसी का मेजर एक्सीडेंट हो गया है
और ऐसे में उसने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया है और मेजर एक्सीडेंट की वजह से उसके जो स्किन पे रिसेप्टर्स हैं वो डैमेज हो गए हैं, तो वो भी किसी चीज़ का पता नहीं लगा पाता। देन आवर हैंड्स माइट गेट बर्न्ड, जल सकता है हाथ, एंड द डैमेज रिसेप्टर्स कैन नॉट परसीव द एक्सटर्नल स्टिमुलाई ऑफ हीट एंड पेन। तो जो हाथ हमारा डैमेज हुआ है, जो पैर हमारा डैमेज हुआ है, उस पर जब कोई स्टिमुलाई आएगी ना, जब कोई हीट आएगी या कोई कोल्ड आएगा, तो वो उसका पता नहीं लगा पाएगा, क्योंकि नर्व जो है वहाँ पे वो डैमेज हो चुकी है, जिसकी वजह से रिसेप्टर्स भी अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पा रहे। अगला सवाल 2019 में पूछा गया है, जो सवाल है नर्वस एंड हार्मोनल सिस्टम्स टुगेदर परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। नर्वस और हार्मोनल सिस्टम मिलकर आपस में काम करते हैं, वही हमें यहाँ पे बताना है। नर्वस और हार्मोनल सिस्टम टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। नर्वस सिस्टम इन कनेक्टेड टू रिसेप्टर्स ऑफ ऑल द सेंसेस। सही बात है, नर्वस सिस्टम जो है वो कनेक्ट करके रखता है, सारे रिसेप्टर्स के साथ कनेक्टेड है। Information obtained from sensory organ is passed rapidly to the central nervous system। आपकी जो सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती है, जिनसे आप सेंस करते हैं, वो क्या करती हैं? सेंस करते हैं, आई से, टंग से, वेरेवर, कहीं से भी, स्किन से, वो आगे CNS में मैसेज को पास करते हैं। एंड ऑन दिस बेसिस मैसेज इज सेंड टू द इफेक्टर ऑर्गन और ऑर्गन्स, बेसिकली मसल्स हो सकती हैं, ग्लैंड्स हो सकती है। मैसेज जो है आपकी मसल्स को या ग्लैंड्स को पहुंचता है। देन वहां से एक्शन कैन बी वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, कैसा भी हो सकता है एक्शन, वॉलंटरी हो सकता है, इनवॉलंटरी हो सकता है। नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द फंक्शनिंग ऑफ एंडोक्राइन और हार्मोनल सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम जो है कई बार आपकी बॉडी में जाके हार्मोन्स को भी पिंच करता है या उनको रिलीज कराने में अपना रोल प्ले करता है। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स पावर देयर सिक्रेशन इनटू द ब्लड, जिसे हम हार्मोन बोलते हैं। तो इस वजह से वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? वो अपने ग्लैंड्स से हार्मोन को रिलीज करती है। बच्चों इसको कहानी की तरह समझ से, फॉर एग्जांपल आपके सामने शेर आ जाए और शेर आने पे क्या होगा? आप सेंस तो करोगे ना, सेंस करोगे, पसीने पसीने हो गए आप इतनी देर में, कांप रहे हैं आप, शिवरिंग कर रहे हैं कि शेर आ गया, भागू, क्या करूं? भागूंगा तो पीछे भागेगा, सामने खड़ा हूं तो दिक्कत, करूं तो क्या करूं? हार्ट बीट तेज हो गई, दिल धड़क रहा है, मानो कि दिल जो है निकल के सामने आ रहा है, बिल्कुल राइट। पसीने पसीने होगा, स्वेटिंग होगी। क्यों हुआ? क्योंकि सेंस किया है आपने उस शेर को, आपने उसको देखा, उस सेंसरी न्यूरॉन ने एंडोक्राइन ग्लैंड्स को मैसेज भेजा है, और ऐसे में आपकी जो एड्रेनल ग्लैंड्स होती है उन्होंने हार्मोन रिलीज किया, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन आप लोगों ने पढ़ा होगा। और ऐसे में वो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन की वजह से आपकी जो हार्ट बीट है वो बदल गई, आप पसीने पसीने हो गए, आपको घबराहट होने लगी, और भी हार्मोन जो है ऐसे में आपकी बॉडी के अंदर सिक्रीट हो गए। समझे? तो इस तरीके से दोनों ने मिलकर अपना काम किया, विच ट्रांसपोर्ट देम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड टारगेट सेल्स हैव रिसेप्टर्स फॉर पिकिंग अप द हार्मोन्स एंड वर्किंग एज पर द हार्मोनल स्टिमुलाई। तो बच्चों इसी को हम यहाँ पे फीडबैक मैकेनिज्म भी बोलते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म यानी कि हार्मोन सही टाइम पे और एक प्रिसाइज क्वांटिटी में रिलीज होने चाहिए, राइट बच्चों, which determines the requirement of the hormone and the activity of the endocrine gland। So ultimately आप ये शेर वाली एग्जांपल ध्यान रखिएगा और आप इसे समझेंगे कि किस तरीके से एंडोक्राइन ग्लैंड्स और जो नर्वस सिस्टम है एक साथ मिलके अपना रोल प्ले करते हैं बच्चों। अगला सवाल 2019 में पूछा गया है और सवाल है यहाँ पे, plants do not have any nervous system but yet if we touch a sensitive plant some observable changes takes place in its leaf। Explain how could this plant respond to the external stimuli and how it is communicated। तो जो प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता लेकिन उसके बाद भी वो रिस्पॉन्ड करता है, उसके बाद भी वो फंक्शन करता है, स्टिमुलाई का रिस्पॉन्ड करता है। कैसे? आपने बहुत सारे एग्जांपल पढ़े हैं, जैसे कि टच मी नॉट प्लांट हो, क्योंकि प्लांट्स में मूवमेंट होती है, प्लांट्स ट्रॉपिज्म शो करते हैं, डिपेंडेंट मूवमेंट, इंडिपेंडेंट मूवमेंट, उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। Name the plant hormone that needs to be administered to increase the height of a dwarf plant and causes rapid cell division in fruits and seeds। उसके बारे में पूछा गया है। Plants have a hormonal system for controlling and coordinating the activities in plants। So plants में hormonal system जो है वो अपना रोल प्ले करता है। बेसिकली 5 टाइप के हार्मोन्स के बारे में आप पढ़ते हो, चाहे वो जिब्रेलिन हो, साइटोकाइनिन हो, ऑक्सिन हो, एब्सिसिक एसिड हो एंड इथाइलिन हो। इथाइलिन के बारे में आप यहाँ पे नहीं पढ़ते।
Plant respond to light, touch, gravitational force and other stimuli. They show two different types of movements, and these movements are dependent on growth and independent of growth. तो dependent और independent movement हमें देखने को मिलती है. In the sensitive or touch me not plant, the leaves begin to fold up and droop on touching. सेंसिटिव और टच मी नॉट प्लांट्स, द लीव्स, आपने देखा होगा छुई मुई का पौधा, आप जैसे इसको टच करते हैं तो वो एक मूवमेंट जो है वो शो करता है. द लीव्स बिगिन टू फोल्ड अप एंड ड्रूप ऑन टचिंग. इट यूजेज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल. मूवमेंट जो है वो हमें देखने को मिलती है. सम सेल चेंजेस देयर शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम. यहाँ पे एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो आयंस मूवमेंट भी जो है अपना रोल प्ले करती है इसके अंदर, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और केमिकल मीन्स आया है बेटा. ठीक है, आप इस इलेक्ट्रिकल को इंपल्सेस उनसे ना जोड़ें जो आप नर्वस सिस्टम एनिमल्स में जोड़ते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. इन ऑर्डर टू फॉर मूवमेंट टू हैपन, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ विच इज कॉल्ड नेस्टिक मूवमेंट, जिसको हम प्लांट्स के अंदर बोलते हैं. स्टार लगा के आप इसको समझेंगे, स्टार लगा के आप इस डेफिनेशन को याद करेंगे. तो ये टच मी नॉट प्लांट में भी जैसे हमें देखने को मिल रही है और यूज होती है इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल. हर एक सेल टू सेल में इस केमिकल माध्यम से ये इंफॉर्मेशन पहुंचती हैं. सो इन ऑर्डर टू मूवमेंट ऑफ टू हैपन, तो जैसे दो हार्मोन्स होते हैं अपना रोल प्ले करते हैं, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, इस मूवमेंट को पूरा कंट्रोल करने के लिए. तो आप लोगों ने दो तरीके से इसको समझना है, एक इंडिपेंडेंट मूवमेंट होती है और एक डिपेंडेंट मूवमेंट होती है बच्चों, राइट, जिसमें अलग अलग हार्मोन्स अपना अलग अलग रोल प्ले करते हैं इस केमिकल ट्रांसपोर्टेशन के अंदर. इतना आप लोगों को इस आंसर के अंदर लिखना है. अब जैसे कि पहला सवाल यहाँ पे पूछा गया है, सवाल है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन. अब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर तो आप लोगों ने बनाया है, बिल्कुल बनाया है, जहाँ पे आप लोगों ने डेंड्राइट्स के बारे में पढ़ा है, सेल बॉडी के बारे में पढ़ा है, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा है, एक लॉन्ग फाइबर एक्सॉन के बारे में पढ़ा है, वहाँ आपने नोट्स ऑफ रैनवियर पढ़े होंगे, माइलिनेटेड शेथ पढ़ा होगा, सिनेप्सिस के बारे में पढ़ा है या सिनेप्टिक नोब, या जिसे हम एक टर्मिनल ऑफ द एक्सॉन के नाम से भी जानते हैं. तो उसके बारे में हम यहाँ बात करते हैं. नर्व सेल और न्यूरॉन जो होती है बच्चों, उसे हम फंक्शनल यूनिट का नाम देते हैं हमारे नर्वस सिस्टम की, क्योंकि ये एक बेसिक फंक्शन उस पूरे सिस्टम को चलाने में अपना रोल प्ले कर रही है. अगर फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइट टिप ऑफ अ न्यूरॉन सेट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस which creates an electrical impulses. बेसिकली यहाँ जो केमिकल इम्पल्सेस आती हैं वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं. ये बात हम लोग जानते हैं, इसलिए इतनी तेज़ी से मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र होता है इस नर्वस सिस्टम के अंदर, क्योंकि ये कन्वर्जन होता है इन इम्पल्सेस का, केमिकल का इलेक्ट्रिकल के अंदर. दिस इम्पल्सेस ट्रैवल फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी. डेंड्राइट से सेल बॉडी तक इसका मूव करना, डेंड्राइट से सेल बॉडी तक इसका मूव करना अलोंग द एक्सॉन एट इट्स एंड. इसके साथ एक्सॉन के साथ साथ बेसिकली. तो जब आप एक न्यूरॉन को देखते हो तो एक रफ डायग्राम अगर हम यहाँ पे बना लें तो आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पे ये एक, मान लीजिए ये हमने एक रफ डायग्राम फ्रेम कर लिया. यहाँ डेंड्राइट्स हो गए, राइट बच्चों, यहाँ पे डेंड्राइट्स हो गए, ये न्यूक्लियस हो गया, ये इसका साइटोप्लाज्मिक रीजन हो गया, ये एक लॉन्ग एक्सॉन फाइबर हो गया इसका. तो मैसेजेस जो हैं ये एंड हो गया बेसिकली इस न्यूरॉन का, या टर्मिनल पॉइंट भी आप जिसको बोल सकते हैं. यहाँ सिनेप्टिकल नोब्स होते हैं, ये डेंड्राइट्स हो गए इसके बच्चों. इसी तरीके से बनाते हैं ना आप लोग डायग्राम. तो यहाँ डेंड्राइट से मैसेज होता होता ये जो पूरी सेल बॉडी है, इस सेल बॉडी के अंदर पहुँचा और यहाँ से इस लॉन्ग फाइबर के अंदर, एक्सॉन के अंदर ट्रांसफ़र हो गया. तो यही केमिकल इम्पल्सेस आगे जाके जो है कन्वर्ट हो रही है किसमें, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के अंदर. सो एट द एंड ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन के एंड पे द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस सेट्स ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स एंड विच आर कॉल्ड द न्यूरोट्रांसमीटर्स, राइट. तो ये रिलीज होते हैं कुछ केमिकल्स विच क्रॉस द सिनेप्स एंड स्टार्ट सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. बट इस एंड को हम लोग सिनेप्स के नाम से जानते हैं
तो यहाँ पे कुछ एक गैप होता है, एक माइक्रोस्कोपिक गैप होता है बेटा। यहाँ से अगली न्यूरॉन जो है वो स्टार्ट हो रही है, ऐसा समझिए कि यहाँ से एक नेक्स्ट न्यूरॉन जो है वो उसकी स्टार्टिंग हो रही है, एक नेक्स्ट न्यूरॉन की स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है। ये बी न्यूरॉन मान लीजिए, इसको ए न्यूरॉन मान लीजिए, इनके बीच में एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक गैप है जिसे हम सिनेप्स का नाम देते हैं। तो यहाँ ये कन्वर्जन चलता है, वापस से ये केमिकल इम्पल्सेस जो हैं दोबारा से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की तरफ बढ़ने में अपना रोल प्ले करती हैं। इन दिस वे nerve impulses travels in the body from one neuron to another till it reaches the brain or the target organ। ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक वो ब्रेन या फिर उसके टारगेट ऑर्गन तक ना पहुंच जाए, ठीक है। तो ये मैसेज किसने लिया, या डेंड्राइट्स ने लिया, आगे ट्रांसफर किया सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन। इस तरीके से प्रोसेस जो है ये चलती रहती है, यही काम होता है इसका। ये डायग्राम अक्सर आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, ये डायग्राम न्यूरॉन का डायग्राम जो है, स्ट्रक्चर जो है न्यूरॉन का, और ये आपको यही बता रहा है कि यहाँ पे ये डेंड्राइट्स मैसेज को कलेक्ट कर रहे हैं। बॉडी के अंदर न्यूक्लियस हो गया, यहाँ सेल बॉडी प्रेजेंट हो गई, एक्सॉन एक लॉन्ग फाइबर है, माइलिनेटेड शेल प्रेजेंट होती है, यहाँ पे कवरिंग है बेसिकली, और ये एक नर्व एंडिंग जो है इस न्यूरॉन की यहाँ पे प्रेजेंट है। So the nervous tissue is made up of an organized network of nerve cells और neurons भी, जिसे हम नाम देते हैं, which are specialized in conducting information via electrical impulses from one parts of the body to the another part of the body। एक पार्ट से दूसरे पार्ट में इस तरह से ट्रांसफर होती है। तो आप यहाँ ऐसे एक्सप्लेन इसको आसानी से बच्चों कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ अगर हम बढ़ें तो यहाँ सवाल है कि डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन। देखिए रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। रिफ्लेक्स एक्शन एक रैपिड ऑटोनॉमिक एक्शन होता है। आपने जब किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो आप क्या करेंगे कि ऑल ऑफ द सडन आप अपने हाथ को हटा लेंगे, या मान लीजिए आप एक नॉर्मल पोजीशन में खड़े हैं और आपके पास आके कोई एक हॉट ऑब्जेक्ट आपकी बॉडी से टच करता है, तो आप क्या करेंगे कि आप उसको अपने हाथ को रैपिडली जो है वहाँ से हटाएंगे और देखेंगे क्या हुआ ये अचानक से। तो रिफ्लेक्स एक्शन एक रैपिड ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स है बेटा। अगर इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि भाई हमें बहुत सी इंजरी से बचाने में अपना रोल प्ले करता है बच्चों। ये करता ही नहीं करता, तो आप कहेंगे कि सर बिल्कुल करता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन एक ऑटोनॉमिक रेस्पॉन्स होता है टू अ स्टिमुलस। जो भी स्टिमुलस आ रहा है उसके लिए एक रैपिड ऑटोनॉमिक रेस्पॉन्स होता है। The simplest form of response in the nervous system is the reflex action. This is a rapid, कुछ keywords ध्यान रखने हैं, rapid autonomic response to a stimulus which is not under voluntary control of the brain. ये कई बार ऐसा होता है बच्चों, ज़्यादातर जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं उनमें आपकी ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रिफ्लेक्स एक्शंस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट होती है। लेकिन अभी आप अपने सिलेबस में ऐसे ही एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे जहाँ पे ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, आप उसको हायर क्लासेस में डील करेंगे। तो यहाँ इतना समझना है कि ये अंडर वॉलंटरी कंट्रोल नहीं होता, डज नॉट अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन के अगर ब्रेन इन्वॉल्व होगा बच्चों, सोचो आप रोड पर चल रहे हो, चलते चलते पैर में कांटा चुभा और आप सोच रहे हैं कि ओहो कांटा चुभ गया या कोई कील चुभ गई है मेरे, या कुछ पिंच हुआ है और ऐसे में ब्लड निकलने लगा मान लीजिए, और आप सोच रहे हैं कि ब्लड निकल रहा है, पैर को हटाऊं ना हटाऊं, तो तब तक तो शायद बहुत देर हो जाएगी। या आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, आपने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया और आप सोच रहे हैं कि वो गर्म है, हाथ जल सकता है, स्किन इसके साथ लग गई है, चिपक गई है, व्हाटएवर। तो अगर ये इस तरह के अगर एक्शन ना हो तो इतनी देर में तो हमें काफ़ी इंजरी हो जाएगी। तो उसी से बचाने के लिए अपना रोल प्ले कर रहा है। सो विच इज़ नॉट अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द ब्रेन। अगर वॉलंटरी होगा, सोचेगा, तब विचार करेगा, तब हटाएगा, रेस्पॉन्ड करेगा। लेकिन ऐसा ये तो कुछ सेकेंड्स के भी कुछ पार्ट्स में ये प्रोसेस हो जाती है पूरी। सो इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज इनवॉलंटरी एक्शंस। ये इसे हम इसलिए इनवॉलंटरी एक्शंस का नाम देते हैं। द पाथवे टेकन बाय नर्व इम्पल्स इन अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। ये ध्यान रखिएगा, स्टार लगा लेते हैं इस पे। रिफ्लेक्स आर्क वो पाथवे है जहां से ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो चल रहा है। रिफ्लेक्स एक्शन आर द एक्शंस व्हिच वी परफॉर्म विदाउट थिंकिंग टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। खुद को बचाने के लिए ये प्रोसेसिंग चलती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया बेटा, कफिंग एक रिफ्लेक्स एक्शन है विच क्लियर आवर विंड पाइप। हम जब खांसते हैं तो
वो अपने आप ही प्रोसेस चलती है, हमारे विंड पाइप को क्लियर करता है, क्लीन करता है। द प्यूपिल्स ऑफ आवर आइज, प्यूपिल वाला एग्जाम्पल्स तो बच्चों आप लोगों ने कई बार सुना होगा। हमारी आंखों के जो प्यूपिल होता है वो अपना साइज चेंज करता है, ये हम सभी जानते हैं। जब आप डार्क लाइट में होते हो तो आपको अचानक से जहाँ पे भी आप बैठे हो, अगर वहाँ लाइट चलेगी तो आपको एकदम से वो सराउंडिंग में चीज़ें नहीं दिखती, लेकिन धीरे धीरे वो नज़र आने लगती है, क्योंकि डार्क में आपका प्यूपिल जो है वो साइज अपना बड़ा करने लगता है। उसके अलावा जब आप बहुत ज़्यादा लाइट में होंगे या आपकी आंखों में कोई लाइट मारे, टॉर्च मारे, व्हाटएवर, तो ऐसे में आपकी आइज जो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे, यार क्या कर रहा है, लाइट बंद करो, कुछ इस तरह से, राइट। सो प्यूपिल ऑफ आवर आइज गेट स्मॉलर इन ब्राइट लाइट। दिस रिफ्लेक्स एक्शन प्रोटेक्ट्स द रेटिना ऑफ आवर आइज फ्रॉम द डैमेज ड्यू टू टू मच लाइट। ये टू मच लाइट होगा यहाँ पे, ड्यू टू टू मच लाइट। अगर ज़्यादा लाइट होगी तो हमारी आंख डैमेज हो सकती है, अगर कम लाइट होगी तो भी प्रॉब्लम है बच्चों। तो नेचुरली आपकी आइज़ को ये बचाने में अपना रोल प्ले कर रहा है। द प्यूपिल ऑफ आवर आइज गेट बिगर इन डिम लाइट सो एज टू हेल्प अस टू सी प्रॉपरली इवन इन डिम लाइट एज वेल, राइट। तो आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट अच्छे से बच्चों समझ आ गया होगा। अगला जो सवाल है 2017 और 20 में पूछा जा चुका है, सवाल है व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क। बच्चों अभी हमने बात की रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू शो रिफ्लेक्स आर्क ऑन टचिंग अ वेरी हॉट ऑब्जेक्ट। ये डायग्राम आप लोगों ने पता है अपनी एनसीईआरटी में भी बच्चों देखा है। रिफ्लेक्स आर्क के बारे में पूछा गया है, सिंपल डेफिनेशन, और आप इस पे इंपॉर्टेंट लगा लेंगे क्योंकि कई बार इस पर सवाल पूछा जाता है। द पाथ फॉलोड ड्यूरिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन, it's called reflex arc. The path followed during a reflex action, it's called reflex arc बच्चों। जो पाथवे, जो रास्ता फॉलो हो रहा है ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन, उसे हम रिफ्लेक्स आर्क के नाम से जानते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे एक रिफ्लेक्स आर्क का पाथ बताया गया आपको बेटा, उससे पहले आपको तीन चीज़ों का ध्यान रखना है, तीन टाइप्स की न्यूरॉन का। एक आपकी होंगी सेंसरी न्यूरॉन, तीन चीज़ें आप अलग से लिख लेंगे अपने नोट्स में, सेंसरी न्यूरॉन। एक होंगी आपकी मोटर न्यूरॉन, चलिए सीक्वेंस टाइप में ही कर लेते हैं ना थोड़ा सा। एक होंगी आपकी रिले न्यूरॉन और एक होंगी आपकी मोटर न्यूरॉन। ठीक है, तो ये तीन टाइप्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं। अब इसको समझते हैं बेटा, जरा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये हॉट ऑब्जेक्ट है, कोई हॉट पेन जो है आप टच करते हैं तो यहाँ पे आपके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं बेटा स्किन में, जिसमें आप थर्मो रिसेप्टर्स के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे हीट पहुंची तो सेंसरी न्यूरॉन ने उसको सेंस किया, वो पहुंचा आगे सीधा स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज जो है वो आपका पहुंचा कहाँ पे, रिले न्यूरॉन में, और रिले न्यूरॉन में उस मैसेज को आगे ट्रांसफर किया कहाँ पे, मोटर न्यूरॉन की तरफ। और मोटर न्यूरॉन ने मसल्स को कहा इफेक्ट करने के लिए, इफेक्टर मसल जो है आपके क्या करेंगे, उस हाथ को वहां से हटा लेंगे। ये तो हुआ सेंसरी से, रिसेप्टर्स ने फील किया पेन को या हीट को, व्हाटएवर। सेंसरी न्यूरॉन ने पता लगाया अरे ऑब्जेक्ट हॉट है, भेजा मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, वहां से स्पाइनल कॉर्ड से वहां पे रिले न्यूरॉन मिली। रिले न्यूरॉन ने क्या किया, आइडेंटिफाई किया फटाफट से, भाई जल्दी तेजी में, ये तो गर्म है, उठा रहे हैं, वो हटा देगा, ये तो उड़ा देगा, हाथ को जला देगा। फटाफट स्पाइनल कॉर्ड में भेजा। अगर ब्रेन के पास भेजता वो सोचने समझने लगता, बहुत सारे काम होते। स्पाइनल कॉर्ड को भेजा, फटाफट मोटर न्यूरॉन ने क्या किया, इफेक्टर मसल को बोला हटा हाथ, जल्दी हटा हाथ। जैसे आपने हाथ तुरंत वहां से हटा लिया। हाथ जैसे हटाया बच्चों, ये सेकंड्स का काम है, सेकंड के भी कुछ पार्ट्स में ऐसा हुआ। सो दैट इज द रिफ्लेक्स आर्क जो आपसे यहाँ पे पूछा गया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, इसका फ्लो चार्ट जरूर बनाइएगा जो आपने ये भी क्वेश्चन किया है। व्हाट इज अ सिनेप्स। सिनेप्स क्या होता है, दो न्यूरॉन के बीच में एक गैप होता है बेसिकली, उसे हम सिनेप्स का नाम देते हैं। हाउ आर मैसेजेस कैरिड अक्रॉस अ सिनेप्स। अगर एक गैप है तो मैसेज आगे कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं अक्रॉस द सिनेप्स, उसके बारे में बात करते हैं। देयर इज अ माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन अ पेयर ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन्स। दो एडजेसेंट न्यूरॉन के बीच में एक गैप है माइक्रोस्कोपिक, जिसे हम सिनेप्स का नाम देते हैं। over which nerve impulses pass when going from one neuron to the next. It's called a synapse. Synapse एक माइक्रोस्कोपिक गैप है जहां पे एक न्यूरॉन से
दूसरे न्यूरॉन के बीच में मैसेज जो है वो ट्रांसफर वहां से हो रहे हैं। आगे देखते हैं। द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइट टिप ऑफ अ नर्व सेल सेट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। यही हमने बात की कि केमिकल इंपल्सेस जो होती हैं वो एक इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के अंदर कन्वर्ट होती हैं, और ये चेंजेस जो हैं ये हमें देखने को मिलते हैं बेटा, और यही चेंजेस जो हैं उस मैसेज को काफ़ी फास्ट बनाते हैं, और ये तब तक प्रोसेस चलती रहती है जब तक वो अपने ब्रेन या तो ब्रेन में या फिर वो स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन तक ना पहुंच जाए, तब तक ये प्रोसेसिंग जो है वो चलती रहेगी, क्योंकि आपकी बॉडी में जाल है पूरा का पूरा न्यूरॉन का, राइट बच्चों। दिस इंपल्सेस ट्रेवल फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी एंड देन अलोंग द एक्सॉन टू इट्स एंड। भाई 3 पार्ट में पढ़ते हो ना आप, जैसे कि डेंड्राइट्स है, सेल बॉडी है, और एक्सॉन और उसका टर्मिनल या फिर एंड, तो वहां पे पूरा का पूरा पाथवे जो है ये चलता रहता है, ये मैसेज जो है इस तरीके से ट्रांसफर होता है बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं। एट द एंड ऑफ द एक्सॉन द इलेक्ट्रिकल इंपल्स सेट्स ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स एंड दीज केमिकल्स आर कॉल्ड द न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। देखते हैं जरा। एट द एंड ऑफ द एक्सॉन द इलेक्ट्रिकल इंपल्स सेट्स ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स। एक्सॉन के एंड पे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस रुक जाती हैं। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कुछ समय के लिए केमिकल इंपल्सेस में कन्वर्ट होती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द केमिकल्स, एंड दीज केमिकल्स आर कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या बोलते हैं इन्हें? इन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर्स का नाम देते हैं। दीज केमिकल्स क्रॉस द गैप and start similar electrical impulses in a dendrite of the next neuron। इस समय पे ये जो न्यूरॉन्स, ये जो बेसिकली जो केमिकल इंपल्सेस होती हैं, ये पहले इलेक्ट्रिकल से केमिकल में बदली, केमिकल पे कहाँ बदली? उस सिनेप्स पे, और वापस से वो केमिकल से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। सो दीज आर दी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। एक्सॉन है यहाँ पे, मसल फाइबर्स हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आपको देखने को मिल रहा है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जहाँ पे ये नर्व्स एंड हो रही हैं मसल्स की तरफ, और वहां पे मसल्स को आगे वो अपना काम दे रही हैं, राइट बच्चों। तो ये फंक्शनिंग आपको इस तरह से समझनी है अच्छे से, राइट। चलो, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन? ओके, ह्यूमन ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। फोर ब्रेन पढ़ते हैं, मिड ब्रेन पढ़ते हैं, हाइंड ब्रेन पढ़ते हैं। सर हमने अलग अलग पार्ट्स भी पढ़े हैं, जैसे कि सेरिबेलम पढ़ा है, सेरिब्रम पढ़ा है, मेडुला ऑब्लांगेटा पढ़ा है, पॉन्स पढ़ा है। सर देयर आर सेवरल पार्ट्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स, मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन। यस बच्चों, यहाँ पे आपसे ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन, उसके डायग्राम के बारे में भी बात की गई है। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें, सो व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम, ये हमारा सवाल हो गया। देन उसके बाद जो फर्स्ट पार्ट आता है बच्चा वो है फोर ब्रेन। देखिए, फोर ब्रेन वो रीजन है जहां पे हमारे कई टाइप की जो इंपल्सेस हैं वो ली जाती हैं। यहाँ पे कई तरह के बच्चों रिसेप्टर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और इसी इंफॉर्मेशन से वो आगे मैसेजेस को ट्रांसफर करते हैं, राइट। यही इंफॉर्मेशन जो ये गैदर करते हैं उसके बिहाफ पे मैसेजेस को आगे ट्रांसफर करते हैं। इट हैज़ रीजन्स which receive sensory impulses। देखो, सेंस आपने जो भी किया उसने सेंसरी इंपल्सेस को रिसीव किया, सेंसरी इंपल्सेस को रिसीव किया। ओके, ये हॉट है, ये हॉट है, ठीक है। सेंसरी इंपल्सेस को रिसीव किया फ्रॉम द वेरियस रिसेप्टर्स बेस्ड अपॉन इंफॉर्मेशन, एंड इंफॉर्मेशन is stored in the brain, it makes a decision how to respond। ये फोर ब्रेन जो है ये डिसीजन लेने में केपेबल होता है कि अब हमें क्या करना है, ठीक है, अब हमें क्या करना है, राइट बच्चों, ध्यान रखिएगा। लेकिन आप रिफ्लेक्स एक्शन से इसको लेके कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि कई रिफ्लेक्स एक्शंस ऐसे होते हैं जहां पे ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन आप ज़्यादातर रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे पढ़ते हैं जो इसमें आप स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। आप हायर क्लासेस में ब्रेन से रिलेट करने वाले आप रिफ्लेक्स एक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। नाउ द इंफॉर्मेशन इज पास्ड ऑन टू द मोटर एरिया जहां से वो फंक्शनिंग चल रही है बेसिकली, which controls movement of voluntary muscles such as our leg muscle। जैसे कि आप चल रहे हैं तो चलते चलते आपको रुकना है, आप भागते भागते आपको रुकना है, आपको रुकते रुकते
अचानक से भागने का मन कर गया, तो ये सभी ये मोटर एरियाज जो हैं वहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं। मैं लिख रहा हूँ, लिखते लिखते मुझे रुकना है, तो ये दैट इज कंट्रोल्ड बाय दिस आवर फोर ब्रेन एज वेल। इट इज द साइट ऑफ इंटेलिजेंस एंड जजमेंट। इट कंट्रोल्स इंटेलेक्ट, स्पीच लैंग्वेज, हंगर एंड द स्पाइनल सेंसेस। आपकी भूख, हंगर सेंटर भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपको बोलना कैसे है, स्पीच लैंग्वेज सभी में अपना रोल प्ले कर रहा है। उसके अलावा आगे अगर हम बात करें मिड ब्रेन के बारे में, मिड ब्रेन जो है आपके बहुत से रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि आपका वॉमिटिंग है, रेस्पिरेशन के प्रोसेसेस भी हैं काफ़ी सारे, प्यूपिल का साइज, सुनना, बहुत से ऐसे प्रोसेसेस हैं जो रिफ्लेक्स एक्शन है यहाँ पे उसके साइट है, ठीक है। जैसे साइज चेंज होना प्यूपिल का या सुनने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आपका ब्रेन का डायग्राम है, हमने एनसीईआरटी में अपनी देखा है बच्चों। उसके अलावा अगर हम बिहाइंड ब्रेन की बात करें तो यहाँ से काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो कई बार पूछा जाता है, जैसे कि सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है हमारी बॉडी का बैलेंस बनाने में या पोस्चर को सही रखने में अपना रोल प्ले करता है। Cerebellum helps in the maintenance of posture and balance of the body. B से बैलेंस, L बैलेंस, B बैलेंस, में भी L आ रहा है और सेरिबेलम में भी L आ रहा है, क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं सेरिब्रम और सेरिबेलम में। बेटा सेरिब्रम में ध्यान रखिएगा कि वो आपको रोल प्ले करता है जैसे कि मेमोरीज को स्टोर करके रखने में। सेरिबेलम जो है वो बॉडी के बैलेंस बनाने में अपना रोल प्ले करता है। वैसे भी आपके एमसीक्यूज क्वेश्चंस आने हैं तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा सेरिबेलम में भी एल है और बैलेंस में भी एल है, तो ये आपको समझ रहेगा। It enable us to make precise and accurate movement. Enable us to make precise and accurate movement. It coordinates smooth body movement such as walking, dancing, riding a bicycle. तो उसको coordinate करने में इस तरह की जो daily movement है हमारी अपना रोल प्ले करता है। Then pons और medulla दो इसके important parts में से एक है। तो pons viroli they take part in regulation in respiration की प्रोसेस को कंट्रोल करने में अपना रोल प्ले कर रहा है, जबकि जो मेडुला ऑब्लांगेटा है वो आपके बहुत से इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि हार्ट का बीट करना प्रॉपरली, आपकी ब्रीदिंग प्रोसेस जो है उसको कंट्रोल करने में, आपकी जो ब्लड प्रेशरिंग मूवमेंट होती है वहाँ पे जैसे ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर का कम हो जाना, उसको कंट्रोल करने में। हालांकि आपका जो हार्ट है वो भी अपना रोल प्ले करता है, फिर उसको बैलेंस करने में भी कई हार्मोन्स को रिलीज करके, राइट। तो पैरास्टैटिक मूवमेंट है एलिमेंट्री कैनाल में, ये सभी जो हैं ये ज़्यादातर इनवॉलंटरी मूवमेंट है जो हमारी विल पावर के अकॉर्डिंगली नहीं होती, तो उनको कंट्रोल कराने में ये मेडुला जो है अपना रोल प्ले करता है। उसके अलावा ये सेंटर है बहुत से रिफ्लेक्सेस का, जैसे कि स्वेलोविंग है, कफिंग इससे रिलेट करती है इस पार्ट से, उसके अलावा स्नीजिंग जो है छींकना। तो ये सारे बेसिक प्रोसेसेस जो हम लोग करते हैं वॉलंटरी हो या इनवॉलंटरी, आपके ब्रेन की उसमें इन्वॉल्वमेंट कई मेजर फंक्शंस में हमारे डेली लाइफ के रहती है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे हमारे से बच्चों पूछी गई थी। आई होप कि मैंने आप लोगों की थोड़ी सी मदद की हो इन क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझाने की बच्चों, और आपको इस वीडियो से थोड़ी सी हेल्प मिली हो कि किस तरह के सवाल आपके बोर्ड्स में स्पेसिफिकली इन टॉपिक से बन सकते हैं। तो बच्चों अगर इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस, अमेजिंग क्वेश्चंस को या और भी आप लोग चीजें सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, सर्च एंड रीजन है, एमसीक्यू बेस्ड है, माइंड मैप्स हैं, वन शॉट्स हैं बच्चों, तो देर किस बात की है, जाके आई बटन पे क्लिक कीजिए और प्लेलिस्ट में जाके आप जो भी देखना चाहते हैं, वन शॉट में आप देखना चाहते हैं, एमसीक्यूज हैं, सर्च एंड रीजन है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है बच्चों, देयर इज अ प्लेलिस्ट, जाइए देखिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।